Welcome friends to this Nani Palkiwala Wednesday Law Club show. Today is our one law, corporate law, that is the FEMA Act. ये काफी कम लोगों को FEMA का नॉलेज रहता है क्योंकि FEMA रेगुलर रूटीन में रेगुलर बिजनेसमैन को लगता नहीं है, रेगुलर एम्प्लॉय को लगता नहीं है। FEMA जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसका विदेश व्यापार है या विदेश के साथ जिसका कोई संबंध है, ऐसे लोगों को ये लॉ की जरूरत है। अभी किसी को टूर पे जाना है, फॉरेन टूर करना है, उसको भी फेमा देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जो एग्जाम्पशन लिमिट है आरबीआई का, इंडिविजुअल लेवल पे अगर $2.5 लाख के अंतर्गत अगर आपका खर्चा है तो ये एग्जाम्पशन में आ जाता है। आप ट्रैवलिंग, टूर्स, ट्रीटमेंट ये वो कर सकते हैं आराम से, इसलिए भी फेमा देखने की जरूरत नहीं है। मैं वो शेड्यूल दूंगा आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा भी मैं। So no need to take the special approval from RBI when you are spending the foreign currency in the exemption limit of the RBI, Reserve Bank of India. तो वो देखना जरूरी है। लेकिन फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका जो इन्फोर्समेंट जो है ये लॉ का इज बाय ईडी। एक खास बात है इसका, दो लॉ है, एक पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसका भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब ईडी करता है और फेमा का भी ईडी करता है। ये दो लॉ, इसका जुरिडिक्शन रेगुलर पुलिस को या सीबीआई को नहीं दिया जाता, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिया जाता है। खाली इसमें फर्क ये है कि फेमा जो है ये सिविल में आता है और पीएमएल एक्ट है ये क्रिमिनल में आता है। वहां पे इम्प्रिजनमेंट वगैरह वगैरह सब होता है। यहाँ पे सिविल नेचर का ये इम्प्रिजमेंट है फेमा का, तो इसके हिसाब से इसमें मेनली पेनल्टी वगैरह जो 3 टाइम्स पेनल्टी, 4 टाइम्स पेनल्टी, 5 टाइम्स पेनल्टी, विल सी दैट इन लॉ, हम वो लॉ में देखेंगे वो की जाती है। अगर वो नहीं होता है, वसूल नहीं होता है, तो सिविल रेमेडी जो है वो हिसाब से फॉरफीचर ये वो करके ऑक्शन वगैरह करके भी पैसा गवर्नमेंट वसूल करती है। और उससे भी नहीं होता है तो फिर सिविल प्रिजन में डालने की मैक्स टू मैक्स यहाँ पे प्रोविजन है। दे कैन डंप इनटू सिविल प्रिजन। आपको मालूम है सिविल प्रिजन और क्रिमिनल प्रिजन दो अलग अलग प्रिजन रहते हैं, तो सिविल प्रिजन में थोड़ा सा उतना अरेंजमेंट नहीं रहता है जितना क्रिमिनल प्रिजन में रहता है। तो ये चीजें हैं, इसलिए फेमा का जनरली ज्यादा काम जो रहता है ये फॉरेन ट्रेड करने वाले जो है या इंटरनेशनल कंपनीज जो है इनके साथ ज्यादा है, इसलिए एक हायर लेवल का कॉर्पोरेट लॉ हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन मेरा एक पहले से एक आदत है कि नए नए लॉ पढ़ते रहो, नए नए चीजें देखते रहो, और वैसा मैं फॉरेन ट्रेड में मार्गदर्शन करता हूँ। 2006 से आई एम टेकिंग वर्कशॉप्स और एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट विद ग्लोबल मार्केटिंग, मेरी काफी वीडियो उसके ऊपर है और उसमें फेमा रिलेटेड है, कस्टम फेमा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सब रिलेटेड रहता है। तो चलो दोस्तों, मैंने थोड़ा प्रस्तावना आपको फेमा का दिया है। अभी हम फेमा पहले लॉ देखते हैं, उसके रेगुलेशंस रूल्स देखते हैं और फिर उसके रिलेटेड 2 जजमेंट देखते हैं, और फिर बाद में एक आधे घंटे में हम जो एओआर के एग्जामिनेशन को जो लीडिंग केसेस है, 64 लीडिंग केसेस है, उसके ऊपर मैंने एक किताब भी है, समराइज थोड़ा दिया है उसमें, बहुत अच्छा, तो अंडरस्टैंड होने के लिए अच्छा है। लेकिन पेपर में लिखने के लिए आपको थोड़ा जजमेंट पूरा पढ़ना, पूरा देखना जरूरी है। उसके बारे में हम आखिरी 30 मिनट में लेंगे। आज का हमारा शो ये 8:30 तक चलेगा, 8:30 तक। चलो दोस्तों, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फेमा लॉ। Now I shared you the screen. Yes. Foreign Exchange Management Act 1999, ये
अपडेशन जो है मेरे पास ये 22 अगस्त 2022 तक जो भी अपडेट हुआ है ये लॉ में सब मेरे सामने है। ये लॉ 7 चैप्टर में है और सेक्शन 49 है। लेकिन आरबीआई का एक डिपार्टमेंट है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा डिपार्टमेंट है। इसको पुराने जमाने में फेरा कायदा बोलते थे, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। 1999 में इसका नामकरण फेमा एक्ट हुआ। इसके चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 एप्लीकेशन टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर लाइक दैट। सेक्शन 2 जो है ये डेफिनेशंस, ये खास करके अपीलेट कोर्ट में प्रैक्टिस करते समय या कोर्ट में आर्गू करते समय आपको डेफिनेशन जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारे सुप्रीम कोर्ट में काफी केसेस घूमते रहते हैं। चैप्टर 2 जो है वो रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज विदेशी चलन, विदेशी चलन का जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो विदेशी चलन देश में आता है, और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो विदेशी चलन देश के बाहर जाता है। तो बहुत सारे क्वांटिटी में जब ये काम होता है, $2.5 लाख के आगे जब आप एक करते हैं या एडवर्टाइज देते हैं तो $10,000 के आगे एडवर्टाइज देता है, तो यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम। आपको सरकार रोकता नहीं है, सरकार बोलता है कि एग्जामिशन लिमिट के आगे आप कुछ करना चाहते हैं तो हमको बताओ और करो, और हम बताते नहीं है, और फिर बाद में वो लफड़े में अटक जाते हैं, और फिर उसका एडजुडिकेशन कैसा चलता है, क्या चलता है, ये सब लॉ में दिया हुआ है। So regulation and management of foreign exchange, section 3 dealing in foreign exchange, section 4 holding of foreign exchange, foreign exchange में कितने अमाउंट होल्ड कर सकते हैं, ये इसका डिटेल में आपको रेगुलेशन में भी मैं बताऊंगा, रूल्स रेगुलेशन में। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, सेक्शन 6 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इन फेमा, जब बड़ी बड़ी मशीनरी हम इंपोर्ट करते हैं तो उसका जो रिकॉर्ड रखना है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट्स ट्रांजैक्शन, उसके बारे में इसके दी जानकारी। सेक्शन 7 एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो गुड्स कैन बी एक्सपोर्ट, सर्विसेज कैन बी एक्सपोर्ट। इसके ऊपर छोटी छोटी वीडियो भी मेरे आप देख सकते हैं, सर्विस एक्सपोर्ट के ऊपर भी। हम एक सेपरेट नानी पालकी वाला में एक प्रोग्राम लेंगे, लीगल सर्विस एक्सपोर्ट के ऊपर लेंगे, तो वो एक अच्छा एक आपको रहेगा। तो वो कब लेगा मैं आपको डिक्लेयर करूंगा ऑफिशियल ग्रुप पे हमारे, और रेगुलर हमारे कुछ लॉ के ग्रुप हैं जहाँ पे मैं पोस्ट डालता हूँ, उसमें भी मैं डिक्लेयर करूंगा। वो पूरा शो देखना जरूरी है, मजा आएगा आपको कि कितने तरीके से हम घर पे बैठ के भी पूरा इंटरनेशनल लेवल पे लीगल काम कैसे कर सकते हैं, और उसमें पैसा भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं क्या। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी होता है और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी होता है, उसके रिलेटेड सेक्शन 7 में, सेक्शन 8 रियलाइजेशन रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऐसा सब दिया है। चैप्टर 3 में ऑथोराइज पर्सन है, कि ऑथोराइज पर्सन जो रहते हैं, हु इज ऑथोराइज पर्सन, किसको है। ऑथोराइज डीलर रहती है, बैंक रहती है, जनरली आरबीआई की ऑथोराइज डीलर बैंक रहती है जो फॉरेन ट्रेड के अकाउंट देखती है। और ऑथोराइज पर्सन बोले तो वो जो मनी एक्सचेंज वाले रहते हैं ना, फॉरेन मनी एक्सचेंज करके देते हैं, वो ऑथोराइज पर्सन मोस्टली होते हैं। इसको खोलेंगे तो बहुत समझ आएगा, इसलिए मैं खोल नहीं रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरा मेन फोकस हमारे नानी पालकी वाला में जजमेंट देखना है, क्योंकि लीगल फ्रेटर्निटी को सही नॉलेज जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लॉ का रहता है, दैट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ वी कैन सी इन द जजमेंट। इन जजमेंट वी कैन सी द fact of the case, we can see the judgment of the judges, we can see the argument of the lawyers, we can see the analysis of the judges, and we can see the conclusion at the end. तो ये सब हमको जजमेंट में देखने के लिए बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए हमारा फोकस जजमेंट है। खाली ये नया लॉ है, लॉ नया नहीं है, लेकिन काफी लोगों के लिए नया रहता है। हमारा जो रेगुलर सिलेबस रहता है LLB 1, 2, 3 या 5 साल के, इसमें मोस्टली फेमा काफी जगह पे नहीं रहता है, काफी यूनिवर्सिटीज में नहीं है, इसलिए ये लॉ अनटच रहता है। इसको टच देना ये मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये लिया है आज। कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टीज, स्पेसिफिकली जो बिजनेस करते हैं फॉरेन ट्रेड में, उन्होंने सेक्शन 13, 14, 14A एंड 15 ये जो है ये पढ़ने ही चाहिए कि कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब है
कानून के बाहर कुछ नहीं करता, कौन कानून के बाहर कुछ भी करता है, सिस्टम के बाहर कुछ करता है, लिमिटेशन के बाहर कुछ करता है तो कॉन्ट्रावेंशन हो जाता है। और कॉन्ट्रावेंशन में पेनल्टीज कौन सी है, ये सेक्शन 30, क्योंकि जो भी केसेस आता है कोर्ट में ये सेक्शन 13 वगैरह ऐसे ही आता है। एक मिनट मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, ये सेक्शन 13 जो है इसमें पेनल्टीज है कि if any person contravenes any provision of this act, he shall be punished with up to 2 lakh rupees where the amount is not quantified। और अगर अमाउंट क्वांटिफाइड है फ्रॉड का या कॉन्ट्रावेंशन का तो 3 टाइम्स। और कॉन्ट्रीब्यूट इट इज नॉट क्वांटिफाइड, अगर उसका अमाउंट फिक्स नहीं है तो 2 लाख रुपीज इसका फाइन है। इसे हेवी फाइन रहता है, यहाँ पर पेनल्टी मारते हैं, इंटरेस्ट मारते हैं, दैट इज डिफरेंट। सो दीज आर दी सेक्शन 1A B C D 2 सब क्लॉज है, सेक्शन 13 के सब क्लॉज है, ये देखना जरूरी है। और इसके रिलेटेड एक केसेस भी यहाँ पे हमको दिख रही है। हमको ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, खाली हम इसके लिए ले रहे हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहे हैं। वापस मैं आपको लॉ के ऊपर लेके जा रहा हूं। सेक्शन 13 पेनल्टीज है, सेक्शन 14 एनफोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द एडजुडिकेशन अथॉरिटी। एडजुडिकेशन अथॉरिटी जो रहती है, इसके जो डायरेक्टर रहते हैं, वो डायरेक्टर इसका एडजुडिकेशन अथॉरिटी रहते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। तो वो इसको इन्फोर्समेंट कैसे करते हैं। 14A जो है पावर टू रिकवर अरियर्स ऑफ पेनल्टी, पेनल्टी जो पेनल्टी के अरियर्स है इसके पावर रिकवरी कैसे है ये दिया है। और सेक्शन 15 है पावर टू कंपाउंड कॉन्ट्रावेंशन। एक कंपाउंड बोले तो थोड़ा सा 2-4 सेक्शन इकट्ठा करके उसको करना, उसको कॉम्प्रोमाइज करना, जो भी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस जैसा हमारे आईपीसी में रहता है वैसे कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन यहाँ पे सेक्शन 15 में ये प्रोविजन दिया है। एडजुडिकेशन एंड अपील, इसका एडजुडिकेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेशन अथॉरिटी, अपील टू स्पेशल डायरेक्टर है। एडजुडिकेशन अथॉरिटी असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल का व्यक्ति रहते हैं और उसका अपील आप स्पेशल डायरेक्टर के पास करते हैं। उसके बाद अपील होता है अपीलेट ट्रिब्यूनल में, उसके बाद अपील होता है हाई कोर्ट में। आगे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में भी अपील होता है। और हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट में अपील, जो ट्रिब्यूनल से अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील जाता है 45 डेज में, और अपीलेट ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट में अपील जाता है ये 60 डेज में। ये रेगुलर रूल है, लेकिन सेक्शन 5 ऑफ एविडेंस एक्ट, sufficient cause if arises there specifically, and if a lawyer is capable to convince the judge or the member of the tribunal, they can give the little bit delay, they can condone the delay also, so no issue for that। जहां पे इंजस्टिस दिखता है ना वहां पे डिले जनरली कंडोन हो जाता है, ऐसा हम देखते हैं अपीलेट कोर्ट में, हमारे अपेक्स कोर्ट में तो हम देखते हैं। सेक्शन 21 जो है क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल डायरेक्टर, ये सेक्शन 22 में टर्म ऑफ ऑफिस कितने सालों काम करेगा वगैरह, ये सब वो जजेस के वगैरह, ये मेंबर के अपॉइंटमेंट है, वैकेंसीज, ये इस कुछ रिलेवेंस ज्यादा बिजनेसमैन के साथ नहीं है। स्टाफ ऑफ स्पेशल डायरेक्टर है ये। और ये मेन चैप्टर 6 देखिए, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। जो ईडी पीछे लगता है ना, तो इसके कारण ये कानून में ही ईडी को ये अधिकार दिए गए। सेक्शन 36 है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, सेक्शन 37 है पावर ऑफ सर्च, सीजर एक्सेट्रा। 37A है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द एसेट हेल्ड आउटसाइड इंडिया इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 4। एंड सेक्शन 38 है एम्पावरिंग अदर ऑफिसर्स। और बाकी मिसलेनियस जो है इसमें अलग अलग पावर है,
गवर्नमेंट के पावर है। ये 46 47 का भी रिलेवेंस आगे आएगा। पावर टू मेक रूल्स बनाने की जो पावर है ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बट सेक्शन 47 पावर टू मेक रेगुलेशन ये पावर आरबीआई को दिया है, अंदर है ऑलरेडी, मैंने देखा है। अब मुझे जजमेंट के ऊपर जाना है इसलिए मैं इसको अंदर जाके नहीं देख रहा हूं। तो ये हो गया, ये लास्ट है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा एनेक्चर्स बताना चाहता हूं। आई वांट टू शो यू द एनेक्चर्स जो मैं आपको, हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है नानी पालकीवाला वेडनेसडे लॉ क्लब 1, ये ऑफिशियल ग्रुप है, इस पे मैं ये सब डालने वाला हूं जो आपके काम आएगा। ये जो अभी आपको दिख रहा है ना, ये सब डालने वाला हूं। ये 2 केस लॉज हमको देखना है, देन 2 केस लॉज के पहले थोड़ा सा एक शेड्यूल जो है ना फेमा रूल्स का, फेमा हमारे देश में हर जगह पे कानून और उसका प्रोसीजर अलग है। तो कभी भी कानून पढ़ेंगे ना, इफ यू रीड दैट लॉ विद इट्स प्रोसीजर, इट इज ऑलवेज बेटर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। स्पेसिफिकली ट्रायल कोर्ट में जब काम करता है, जनरली ये ट्रिब्यूनल तक का अपीयरेंस जो है, यहाँ पे सीए भी अपीयरेंस दे सकते हैं, चार्टर अकाउंटेंट एंड लॉयर्स आर अलाउड टू दैट टू अपीयर ट्रिब्यूनल लेवल तक। ट्रिब्यूनल के आगे जब हाईकोर्ट में मैटर आता है तब चार्टर अकाउंटेंट आर नॉट अलाउड टू आर्ग्यू दैट, एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये जुडिशरी में आता है, हमारा प्योर जुडिशरी में आता है। ट्रिब्यूनल तक वो चार्टर अकाउंटेंट ये आर्ग्यू कर लेता है। इसलिए चार्टर अकाउंटेंट भी आप में से कुछ हो सकते हैं, या बाद में यूट्यूब पे डालने के बाद कुछ लोग चार्टर अकाउंटेंट हो सकते हैं, उनके लिए काम आएगा। और आप बिजनेसमैन है तो ये जरूर आपने देखना चाहिए कि फेमा रूल्स में क्या शेड्यूल दिया है। मैं शेड्यूल खोल के थोड़ा सा बताता हूँ कि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट। ये देखिए, ये शेड्यूल 1 है, ट्रांजैक्शन विच आर प्रोहिबिटेड। ये सब ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रेड के लिए प्रोहिबिट किया है। इसमें कुछ भी कोई भी अटक जाएगा ना तो फिर उसके ऊपर फेमा एक्शन लेगा। तो ये एक देख लेना है। इसमें रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग, रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग, राइडिंग एक्सेट्रा, ये सब आराम से आप पढ़ लो, मैं ग्रुप पे डालने वाला हूं क्योंकि मुझे काफी जजमेंट कवर करना है। नाउ सेकंड शेड्यूल आई वांट टू टेल यू, शो यू, दैट इज फेमा रूल्स सेकंड शेड्यूल। हाँ, ये जरूर देखना चाहिए बिजनेसमैन ने। ट्रांजैक्शन विल रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटरनेशनल ट्रेड में प्रायर अप्रूवल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कौन से ट्रांजैक्शन को लेना जरूरी है, ओके, वो दिया है यहाँ पे। कल्चरल टूर, ये वो टूर, ये सब दिया है, इसमें दिया है। टीवी चैनल्स, ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेशनल लेवल पे जो करते हैं उसके लिए है, और एग्जामिशन लिमिट है। देखो यहाँ पे दिया है, रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी, स्पॉन्सरशिप, स्पोर्ट्स एक्टिविटी abroad by a person other than international, national, state level sport bodies if the amount involved exceeds $1 lakh। 1 लाख के आगे $1 होता है तो ही ये सरकार से परमिशन लेना है। और फॉरेन मैगजीन में अगर एडवर्टाइज देना है, प्रिंट मीडिया में, इधर टूरिज्म प्रमोशन में, इधर उधर, तो डॉलर एक्सीडिंग $10,000 के आगे है तो परमिशन लेना है। बाकी भी और भी पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ ये अमेंडमेंट है, कब कब हुए, कुछ है, ये दिया है। नाउ आई विल शो यू थर्ड शेड्यूल। यस, 2 मिनट स्टॉप करके फिर थर्ड शेड्यूल बोलता हूँ। हाँ, अभी आएगा। थर्ड शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल पर्सन। इंडिविजुअल जब फॉरेन में आप कुछ भी करते हैं, एजुकेशन के लिए जाएंगे, कुछ करेंगे, तो ये मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ इसके ऊपर। ये देखिए यहाँ पे, इंडिविजुअल कैन अवेल अ फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी
for the following purposes within the limit of US dollar 2,50,000 only. 2,51,001 rupees, $1 भी आपको खर्चा करना है तो you have to take the permission from the RBI. RBI ना नहीं बोल रहा है आपको, ट्रीटमेंट है, कुछ है, ये बाकी ये सब गिफ्ट डोनेशन, ये वो इमिग्रेशन है, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, ये सब अब्रॉड स्टडीज वगैरह के लिए, इसलिए ये सब नोटिफिकेशन दिया है. ओके, कमीशन वगैरह के भी रेसिडेंशियल फ्लैट कमीशन वगैरह देते हैं US डॉलर 25,000 के आगे और 5% विच एवर इज मोर. रेमिटेंस एक्सीडेंस 1 crore per project for the consultancy services. कंसल्टेंसी सर्विसेज आप देते हैं और 1 करोड़ के आगे, 100 लाख के आगे, $100 lakh के आगे अगर वो कंसल्टेंसी है, एंड इफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड US डॉलर 1 lakh per project for other consultancy services procured from outside India. ये थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल पे ये शेड्यूल देखना जरूरी है. डरने का कोई काम नहीं है. जब आप $1,00,000 के अंदर काम कर रहे हैं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और फॉरेन टूर आराम से $1,00,000 के अंदर हो जाती है. मैंने मोर देन 100 कंट्रीज आई हैव विजिटेड. कभी मुझे फेमा रूल्स रेगुलेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम वो कंट्रोल में ही रहे. इसलिए आपको भी डरना का कोई कारण नहीं है, जो दर्शक इसको देख रहे हैं उसके लिए. चलो अभी हम हमारा मेन पार्ट जो है जजमेंट के ऊपर जा रहे हैं. दैट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट. देखते हैं पहला जजमेंट. ये देखिए, Supreme Court has decided this case, this civil appeal on 5/3/2020. Appellants Subarno Bose versus Enforcement Directorate and others. A.M. Khanwilkar and Dinesh Maheshwari has given this judgment. Case note है FEMA penalty determination of liability section 10(6), 42, 1, 46 and 47 of the Foreign Exchange Management Act. Show cause notice was issued to appellant stating that adjudication authority was satisfied that there was a prima facie contravention of section 10(6) of FEMA Act, read with section 46 and 47 of the said Act. Reply to show cause notice filed on behalf of the company, including for appellant. Adjudication authority concluded that noticee company and appellant had violated section 10(6) of FEMA Act, read with the section 46 and 47 of the Act, having found that goods had arrived in India, but company failed to submit bill of entry and did not take delivery of goods. ऑफेंस क्या हुआ है यहाँ पे? कॉन्ट्रावेंशन क्या हुआ? ऑफेंस नहीं बोल सकते यहाँ पे, ये सिविल लॉ है तो ऑफेंस नहीं बोलेंगे यहाँ पे. कॉन्ट्रावेंशन क्या हुआ है कि गुड्स अराइव्ड इन इंडिया, having found that goods arrived in India, but company failed to submit bill of entry and did not take delivery of goods. Resultantly, adjudication authority imposed penalty on the appellant and noticee company. Company as well as appellant filed appeal before appellate authority. Appellate authority dismissed appeal and was pleased to uphold the decision of adjudication authority. Being aggrieved company as well as the appellant carried matter before High Court. Both appeals were dismissed by the High Court. Hence, present appeal. Whether appellant could be made liable for contravention committed by elsewhile management of the company. These are the facts of the case which are similar to
case note. Now we will move towards the held. Held while dismissing the appeal. Supreme Court has also dismissed this appeal. लेकिन डिसमिस करने के पहले उन्होंने जो फाइंडिंग दिया है वो देखने जैसा है. The contravention referred to section 10(6) of the FEMA Act is a continuous actionable offense. If so, the company and the persons managing the affair of the company remain liable to take coercive corrective measures in right earnest, considering the admitted fact that the appellant took over the management of the company and was fully alive to the default committed by the company. It failed to take corrective steps in right earnest. Notably, being conscious of such contravention, the appellant had sought indulgence of the authorities for more time. It must allow that appellant cannot now be heard to contend that no liability could be fastened on him individually. Indeed, Regulation 6 of the FEMA regulation provide for the period within which the foreign exchange ought to be surrendered if the company was not wanting to take delivery of the goods imported. Provides for the period within which the foreign exchange ought to be surrendered if the company was not wanting to take delivery of the goods imported. That, however, यानी कि माल इंपोर्ट किया था लेकिन उसका डिलीवरी नहीं लिया, लेकिन उसके लिए जो फॉरेन करेंसी बाहर गया था वो फॉरेन करेंसी रिवॉर्ड भी कर देते इन टाइमिंग लिमिट में, तो भी ये लफड़ा कोर्ट तक नहीं आता, लफड़ा होता नहीं. इसलिए कोई भी प्रॉब्लम जब बिजनेसमैन आता है ना, उस समय वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पर्टिकुलर अधिकारी को अगर पूछ के जल्दी निकल लेते हैं ना, तो लिटिगेशन कम हो जाता है. ये इसका स्पेसिफिक मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया. दैट हाउएवर डज नॉट मीन दैट द कॉन्ट्रावेंशन cease to exist beyond the specific period. On the other hand, after the specified period had expired, it would be a case of the deemed contravention until rectified. It was not the case of appellant that he was not an officer or a person in charge of and responsible to the company for the conduct of the business of the company. इसको क्या बोलना था, ये मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ना appellant, इसको बोलना था कि जिस समय ये हुआ उस समय मैं मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं था, मैं बाद में आया, तो आई एम नॉट रिलेटेड टू दिस. बट व्हेन यू आर established as a managing director of that company, that time you have to take care of all these things. So they are explaining here, honorable judges are explaining here, considering the fact that appellant admittedly become aware of the contravention, it failed to take the corrective measures until the action to be imposed penalty for such contravention was initiated. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा भी कॉन्ट्रावेंशन का पेनल्टी इंपोज करने के लिए जो इनिशिएशन लेता है एडजुडिकेशन अथॉरिटी, शो कॉज नोटिस देते हैं या देते हैं, उसके पहले ही करेक्टिव मेजर्स लेना चाहिए. जो गलती हुआ है वो गलती को सुधारना चाहिए. In terms of provision of subsection 1 of section 42 of the FEMA Act, that the contravention took place without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent such contravention. In the reply filed to the show cause notice by the appellant, no such specific plea has been taken. And last para, therefore, no error has been committed by the adjudication authority in finding that the appellant was also liable to be proceeded with for the contravention by the company of which he became the managing director, and for penalty therefore as prescribed for the contravention of section 10(6) read with section 46 and 47 of the FEMA Act
रीड विद द फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल। ये फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल वगैरह है ना, ये आरबीआई के साइट के ऊपर मिलेगा आपको। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी मिलेगा, मैनुअल भी मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। The first appellate authority and High Court justly affirmed the view so taken by adjudication authority। और यहाँ पे जजमेंट जो है ये एम खानविलकर साहब ने जो लिखा है वो सब यहाँ पे दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल फैक्ट्स और भी मिलेंगे आपको। यहाँ पे डिटेल फैक्ट्स है, कितने का मशीन लाया था, एयर से लाया था, कौन से लाया था, कितने का अमाउंट है, सब 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 यू विल फाइंड हियर। और ऑर्डर जो है ये ऑर्डर भी इन्होंने यहाँ पे दिया है, कुछ हाईलाइटेड यह है। अब बाद में इससे रिलेटेड है या इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करना है तो ये जजमेंट बाद में आराम से देख लेना, जो मैं ऑफिशियल ग्रुप पे डालने वाला हूँ। डाउनलोड करके रखना, आपको जरूरत है नहीं है तो भी ऑफिशियल ग्रुप पे जो आता है वो डाउनलोड करके फोल्डर में रखो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। आज हमारे पास FEMA का केस नहीं है, लेकिन कभी भी आ सकता है, ख्याल में रखना। और कोई दूसरा लॉयर अगर उसको कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। ये मैंने बचपन से सीखा है कि कोई दूसरा आदमी अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमने ट्राई करना चाहिए। और लॉ होने के बाद मैंने शुरू के समय में ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस भी आए, लेकिन दूसरा वकील करेगा तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इस फिलोसॉफी की ओर से I studied that in thoroughly. Then I found some points and I proceed that litigation. And many times I get success in that also. Many times not success also. ऐसा दोनों चलते ही रहता है, लेकिन कोशिश करते रहना, that is most important things. इसलिए एक कानून आपके लिए थोड़ा सा अलग भी है, तो आप देखते रहिए। थोड़ा सा कलकत्ता हाई कोर्ट ने कुछ पार्ट दिया है, वो भी दिया है यहाँ पे, स्पेशल लीव टू अपील ये दिया है। हाँ, ये ऑथोराइज पर्सन जो है ना सेक्शन 10 में दिया हुआ था, ऑथोराइज पर्सन किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लॉ में से निकाल के यहाँ पे दिया है। कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनीज जो है, वो कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन एग्जैक्टली क्या किया है, ये थोड़ा सा यहाँ पे और विस्तार से दिया है उन्होंने। पीरियड ऑफ सरेंडर इन सर्टेन केसेस, 90 डेज में आपने सरेंडर करना चाहिए कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में 180 डेज में आपको फॉरेन एक्सचेंज सरेंडर करना चाहिए अगर वो इंपोर्टेड गुड्स आप कस्टडी में नहीं लेते तो। और इसमें कुछ केस लॉज भी दिया है, चेयरमैन सेबी, शिवराम म्यूचुअल फंड एंड अनदर्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट सेट MCTV कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये 96 का केस है। ये और भी दिए हैं कुछ केसेस, बहुत अच्छे अच्छे केसेस पढ़ने के लिए मिलते हैं जब जजमेंट हम डीप में पढ़ते हैं। मैसर्स हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, लास्ट पढ़ते हैं। टू सम up, we hold that no error has been committed by adjudication authority in finding that the appellant was also liable to proceed with for the contravention by the company of which he became the managing director and for penalty therefore as prescribed for the contravention of section 10(6) read with section 46-47 of the FEMA Act, read with paragraph A10, A11 current account transaction of the foreign exchange manual to 2003-4. The first appellate authority and High Court justified upon with the view so taken by adjudication authority. Accordingly, this appeal fails and same is dismissed with no order as to the cost. Sure. Now I will move towards second case. थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं आपको। पहले केस में क्या हुआ, माल मशीनरी इंपोर्ट किया, माल इंपोर्ट किया, लेकिन उसको बिल ऑफ एंट्री सबमिट नहीं किया, कस्टडी में लिया नहीं, और विद इन 90 डेज वो जो फॉरेन एक्सचेंज आपने उसके लिए स्पेंड किया था उसका रिवोर्ड करना चाहिए था, लेकिन वो किया नहीं। ये यहाँ पे मेन इशू था।
अभी वेयर व्हाट इज इन दिस इशू वो हम देखते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा अलग इशू है। कितना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अच्छा समझता है ना जजमेंट जब हम पढ़ते हैं तब। अभी तो बहुत आसान है ये सब चीजें। हम जब जूनियरशिप करते थे, 89 का मेरा वकालत है, उस समय तो एक कुछ इंटरनेट वगैरह के प्रॉपर ये नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो बड़े बड़े जो रहते हैं ना, वो आज भी है थोड़े ऑफिस में, वो देखना पड़ता था, ये निकाल वो निकाल वो निकाल, सीनियर चिल्लाता था इतना देर क्यों लग रहा है, क्या लग रहा है ऐसा। अभी तो आप खाली सर्च इंजन में प्रॉपरली डाल लेते हैं, आपके सामने आता है। लेकिन अभी वो पढ़ने की क्षमता भी कम हो गई, जो हमारे जमाने में अच्छी थी, वो पढ़ने की क्षमता भी लोगों की कम हो गई है। नाउ सी, this case was decided by apex court on 5/10/2010. Conver Natwar Singh versus Directorate of Enforcement. Judges, Honorable Judges Sudarshan Reddy ji and SS Nijar ji. FEMA, case note, FEMA notice rule for 4(1) of Foreign Exchange Management, Adjudication, Proceeding and Appeal Rules 2000. Adjudication authority's refusal to supply all documents as demanded by appellant led to file the writ petitions by appellate in the High Court, which was dismissed. ये मेन मैटर है यहाँ पे। एडजुडिकेशन अथॉरिटी जो था उसने रिफ्यूज कर दिया appellant को to give the documents to file the writ petition in High Court. He have to file the writ petition in High Court. ओके, एक्चुअली यहाँ पे रिट पिटीशन का जो अधिकार है हाई कोर्ट का अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 ये बरकरार है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो डॉक्यूमेंट सब वो एडजुडिकेशन अथॉरिटी को मांग रहा था, और एडजुडिकेशन अथॉरिटी ने उसको मना कर दिया कि हम ये नहीं दे सकते। तो ये यहाँ पे मैटर है। हेंस दिस अपील, whether the notice served with show cause notice under Rule 4(1) was entitled to demand to furnish all document in possession with adjudication authority held। फिर नीचे के लोगों ने क्या हेल्ड किया? Appellant insisted for supply of all documents in possession of authority, and such demand was based on vague, indefinite and irrelevant grounds. Appellant were not sure as to whether they were asking for copies of the document in possession of adjudication authority or in possession of the authorized officer who lodged complaint. The only object is making such a demand was to obstruct proceeding, and appellant was able to argue their object as was evident from the fact that injury initiated as early as in the year 2006 still did not even commence. Adjudicating authority could not deal with the complaint expeditiously, which was required to be disposed within 1 year from the date of receipt of the complaint. ये कुछ ग्राउंड उसने लिए हैं एपेलेंट ने कि एडजुडिकेशन अथॉरिटी ने वो टाइम पे कंसिडर नहीं किया, 1 साल में हुआ नहीं उसका डिस्पोजल लाइक दैट, बिकॉज लॉ सेज दैट डिस्पोजल ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर शुड बी डन विद इन 1 ईयर। इसे कुछ ग्राउंड उसने लिया है, लेकिन उसका पर्पज ये है कि लिटिगेशन को थोड़ा लंबाना, बस लिटिगेशन को लंबा करना, लिटिगेशन और डिले करना, यही उसका उद्देश्य है। ऐसा ऑब्जर्वेशन इसमें दिखता है नीचे के अथॉरिटी का। हेंस appellant were entitled to all defense that may be available to them in law, appeal dismissed। रेशियो डिसेंडी क्या है यहाँ पे? रेशियो डिसेंडी है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कैन नॉट बी मिसयूज्ड। यस, सुदर्शन रेड्डी साहब ने जजमेंट दिया। ये जजमेंट की खास बात क्या है वो भी आपको बताता हूं, आपको आगे आएगा। बाकी ये उसके फैक्ट्स वगैरह दिए हैं, बैकग्राउंड ऑफ द केस दिया है जो मैंने अभी आपको बताया था। ये देखो यहाँ पे क्या है बैकग्राउंड ऑफ द केस में मेन है,
The gravamen of the complaint is that the appellant, along with others, jointly and severally, without general or special permission of the Reserve Bank of India, dealt in and acquired foreign exchange totaling $, more than 8 lakh. ओके, 8 लाख के आगे का $, का उन्होंने स्पेंड किया है और विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम आरबीआई. तो वहां पे मैं जो आपको शेड्यूल बताया था उसमें 2.5 लाख का दिया है. 2.5 लाख तक का अगर करते तो आरबीआई की परमिशन नहीं है, लेकिन 2.5 लाख के आगे करते तो परमिशन ले लीजिए आरबीआई की. करने के बाद भी अगर आप बता देते तो भी चलेगा, नो इश्यू. लेकिन उन्होंने एक्शन शुरू करने के पहले जो भी कर सकते थे कर लो बस. तो अगर एक्शन लेने के बाद करेंगे तो फिर वो लिटिगेशन में जाता है. शो कॉज नोटिस के बाद भी आप शो कॉज नोटिस को जब जवाब देते हैं तब भी आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं. डिपार्टमेंट इज देयर टू कॉम्प्रोमाइज. उनको कॉम्प्रोमाइज ही करना है क्योंकि उनको बिजनेसमैन को खलास नहीं करना है. मैंने आई हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व द एटीट्यूड ऑफ द कमिश्नर्स. Many commissioner nowadays, young commissioner are always ready to give the support to the businessman. But when businessmen are doing such type of contraventions, that time that problem is there. और उसका सोल्यूशन निकालने के बजाय, उसको मानने के बजाय अगर आप वो डॉक्यूमेंट मांगा, ये मांग, वो मांग, हाईकोर्ट में अपील कर और लिटिगेशन का और लंबा कर, ऐसा अगर उद्देश्य दिखता है तो दैट इज दी मेन ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट हियर. ये अपेलेंट हैविंग रिजर्व वो भी सब दिया है, मैंने आपको मेन कंटेंट बताया. हाँ, इसमें क्या खास क्या बात है, वी हैव हर्ड श्री यू ललित, लर्नेड सीनियर काउंसिल फॉर द अपेलेंट. तो ये लर्नेड सीनियर काउंसिल थे यू ललित. ये बाद में हमारे सुप्रीम कोर्ट की जज हुए, 5-6 साल से वो जज है. और अभी ये आने वाले 2-3 दिन के बाद ऑन 26 अगस्त वो हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं. ये भी एक आज के वो लगभग एक पूर्व संध्या ही बोल सकते हैं. आज 24 अगस्त है 2022 और 26 अगस्त को वो ये रिटायर हो रहे हैं और 27 को वो चार्ज ले रहे हैं. हमारे जो एनवी रमन्ना जो है ये रिटायर हो रहे हैं 26 अगस्त को एंड 27 को वो चार्ज ले रहे हैं यू ललित. तो ही इज वेल एक्सपीरियंस्ड जज and well experienced senior advocate in that particular era. Legal submissions क्या क्या किए हैं सीनियर काउंसिल ने, ये भी पढ़ने जैसे है. रिलेवेंट स्टैट्यूट एंड रूल्स उससे रिलेटेड भी एक्सप्लेन किया है. पेनल्टीज थोड़ा सा लॉ में से निकाल के थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया है. अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेशन अथॉरिटी, कैसे एडजुडिकेशन अथॉरिटी रहते हैं, उसके राइट्स, राइट्स, ड्यूटी सब दिया है. होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी के बारे में थोड़ा प्रोसेस यहाँ पे उन्होंने दिया है. डिस्कशन जो है, एनालिसिस ऑफ रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ फेमा एंड रूल्स, ये भी यहाँ पे दिया है. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी यहाँ पे लिया है. एक थोड़े फॉरेन के भी केसेस यहाँ पे दिए हुए हैं. Wiseman versus Bondman, Cotton Mills, Dakeshwari, Cotton Mills versus Commissioner of Income Tax. और natural justice of law prove करने के लिए. Duty of adequate disclosure. Tribhuvan Das, Bhimji Jhaveri and others versus Collector of सेंट्रल एक्साइज. ऐसा 15 पेज का ये जजमेंट है. लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं कंक्लूजन्स के. द अपेलेंट इंसिस्टेड फॉर द सप्लाई ऑफ द डॉक्यूमेंट इन पोजेशन ऑफ द अथॉरिटी एंड सच डिमांड इज बेस्ड ऑन वेग, indefinite and irrelevant grounds. The appellants are not sure as to whether
they are asking for the copies of the document in possession of the adjudication authority or in possession of authorized officer who lodged the complaint. The only object in making such a demand is obviously to obstruct the proceedings, and appellant to some extent have been able to achieve their object as to evident from the fact that the inquiry initiated as early as in the year 2006 still did not even commence. We are constrained to take note of the fact that it is on account of continuous unreasonable request of the part of the appellant, the adjudication authority could not deal with the complaint expeditiously. ये भी रिमार्क डाला है उन्होंने कि adjudication authority not deal expeditiously, which is required to be disposed within 1 year from the date of the receipt of the complaint. We accordingly direct the adjudication authority to deal with the complaint as expeditiously as possible, and every endeavor means hard try, that is endeavor, ज़्यादा कोशिश, दिल से कोशिश करना, shall be made to the dispose of the complaint finally at the earliest. No unreasonable request for adjournment shall be entertained by the adjudication authority. However, we make it clear that authority shall make inquiry into the allegation made in the complaint strictly in the accordance with the law and uninfluenced by the observation if any made in this order. We have no expressed any opinion whatsoever on the merit of the case. The appellant are entitled to all the defense that may be available to them in law. For all the aforesaid reason, the appeal are dismissed with cost. Cost भी लगा है, ठीक है। चलो दोस्तों, अभी हमारा फर्स्ट पार्ट जो है, जो रेगुलर हमारा रहता है, वो खत्म हुआ। अभी हम जो सेकंड पार्ट है, सीनियर एडवोकेट अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम फिर खाली रखने के बजाय एओआर का जो लीडिंग केस है, एओआर के लीडिंग केसेस 64 केसेस है, बहुत बड़ा लीडिंग केस का लिस्ट है एओआर का। मैं बताऊं आपको, एक मिनट देखता हूं। ये देखिए, ये देखिए, एक मिनट, मैंने आई हैव नॉट शेयर इट, अभी शेयर कर। ये देखो, ये मैंने क्रम से लगा के रखा है क्योंकि किताब हमारा, मैंने आई हैव ऑथर्ड वन बुक फॉर एओआर लीडिंग केसेस, 64 केसेस के उसमें है, लेकिन उसमें केस नोट भी देना पॉसिबल नहीं। केस नोट का भी कुछ पार्ट दिया है ताकि यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी केस, उसका थीम अंडरस्टैंड हो, केस अंडरस्टैंड हो, 64 केसेस अंडरस्टैंड, वो पर्पस हमारी किताब का है। तो वो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, या इसके प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर भी जो केस लॉज है उसके भी अवेलेबल है, यू कैन सी दैट। लेकिन मेन केस देखना और वो देखना ये बहुत जरूरी है। ये देखो, ये केशवानंद भारत, ये 1000 से ज्यादा पेजेस का केस है, जिसमें नानी पलकेवाला ने, हमारे जो गुरु है नानी पलकेवाला, जिनके नाम पे हम एक क्लब चलाता है, उन्होंने बहुत अच्छा आर्गूमेंट किया वगैरह। मनेका गांधी है, मिनरवा मिल है, या आज हम ये देखने वाले हैं शरद ब्रिटिशचंद्र सारडा का केस देखने वाले हैं आज, AR अंदुले, क्या, क्योंकि वो अभी एकदम थोड़ा सा कॉर्पोरेट लॉ में से थोड़ा सा रिलैक्स देना है आपको, इसलिए थोड़ा क्रिमिनल पे आ जाता है, तो थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। कभी भी याद रखना, लॉयर अगर अच्छा बनना है ना, तो आपको बहुत स्टडी करना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत करना पड़ता है। लेकिन कंटिन्यू एक चीज करते समय अगर बोर होता है ना, सिविल करते समय बोर होता है तो क्रिमिनल लो, क्रिमिनल करते समय बोर होता है तो कॉर्पोरेट लो, कॉर्पोरेट करते समय बोर होता है तो इंसॉल्वेंसी लो, ऐसा कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो बोर होता है। और ज्यादा ही बोर होने लगा तो बंद करके रख दो, थोड़ा म्यूजिक वगैरह सुनो, थोड़ा टहलो इधर उधर, लेकिन मिनिमम 5 घंटा स्टडी करने की आदत जिसको है, वो भारत का एक अच्छा लॉयर बनता ही बनता है। आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, सेकंड जनरेशन लॉयर है, आप जज के बच्चे हैं या फार्मर के बच्चे हैं,
इट हैज नो रिलेवेंस इन योर प्रोग्रेस। इसका कोई रिलेवेंस नहीं, आपकी पर्सनल मेहनत यही रिलेवेंस इसका है। ये सब ये देखो मैंने आपको बताया, ये सब केसेस जो है ये टोटल 64 केसेस है ऐसे। अभी हम आपको बता रहे हैं एक केस जो मैंने निकाले। अभी ये जो मैंने निकाल के रखा है ना, एक मिनट शेयर करता हूँ आपको। हाँ, ये जो मैंने निकाल के रखे ना, ये मैं शेयर करने वाला हूँ जब मैं वीडियो शेयर करूंगा तब। ये दोनों केसेस ये, और ये जो 4 नंबर है ना, ये लकीली वो जो 64 केसेस का जो क्रमांक है नोटिफिकेशन का सुप्रीम कोर्ट के एवर के एग्जाम्स पे, उसमें भी इसका नंबर 4 ही है, और यहाँ पे भी ये कोइंसिडेंस से 4 ही आया है। तो ये कोइंसिडेंस है, इसमें कोई मेरा कर्तृत्व कुछ नहीं है, दिस इज कोइंसिडेंस। दोस्तों इसका अगर शॉर्ट नोट एकदम शॉर्ट में भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं लंबा बताने वाला हूं आपको, क्योंकि एकमात्र ये पेपर है एओआर के एग्जामिनेशन का जिसमें आपको केस नोट जो है, ओके, ये केस नोट का एक बुक दिया जाता है, लेकिन वो केस नोट का बुक जो दिया जाता है वो जहां से वो निकालते हैं वही ओरिजिनल सोर्स बताना आपका मेरा काम है। इसलिए ये टोटल 111 पेज का ये जजमेंट है टोटल, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शेयर करने वाला हूं ओनली 10 पेजेस। ये 10 पेजेस जो है वो इससे रिलेटेड है। ये जो 10 पेजेस है, ये 10 पेजेस नहीं, एक केस नोट वगैरह है, ये 10 पेजेस भी देखना अभी पॉसिबल नहीं हमको पूरा, लेकिन हम देखते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें फैक्ट में वगैरह भी जाऊंगा आगे ऐसा, तो वो फैक्ट्स भी हम देखेंगे थोड़ा सा, इसमें क्या कवर हुआ है, कैसा कवर हुआ है, सब देखेंगे। पहला, दिस केस वाज डिसाइडेड बाय अपेक्स कोर्ट इन शरद बिरदीचंद सारडा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जुलाई 17, 1984 का केस है। 1984 में शायद मैं 12वीं एफआई में था उस समय। बहुत ये फेमस केस है पूरे भारत का उस समय, उस जमाने का। हाईकोर्ट से डेथ सेंटेंस कंफर्म है, ट्रायल कोर्ट का डेथ सेंटेंस कंफर्म है, हाईकोर्ट ने 2 अक्यूज्ड को एक्विटल कर दिया है, लेकिन मेन अपेलेंट जो है शरद सारडा, इनको डेथ सेंटेंस बरकरार हाईकोर्ट ने दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्विट दिया है। वो कौन से ग्राउंड पे दिया है ये देखने के लिए ये केस हमारे 64 लीडिंग केसेस में है। याद रखना, केस समझना अलग चीज है, उसके लिए शॉर्ट भी नोट पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे केस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब एओआर का एग्जाम देता है तो एओआर को कौन से लेवल का नॉलेज जरूरी है वो टेस्ट करते हैं ये पेपर में, और वो एक केस नोट से आपको मिलता है। ये किताब आपके साथ में रहता है, लेकिन वो इतना बड़ा किताब रहता है ना, तो आप ढूंढने में ही समय जाता है, इसलिए उसका पहले तैयारी करो, और जरूरत है तो ही किताब को हाथ लगाओ। काफी लोग किताब को हाथ नहीं लगाते हैं, फटाफट पेपर लिखते हैं, क्लियर भी हो जाता है पेपर, लेकिन किताब आप हाथ लगा सकते हैं। अगर 2-4 बार आपने केस नोट पढ़ा है तो फिर अच्छा आपको पढ़ते आएगा, आपको यू कैन राइट इट प्रॉपरली, बट योर ओन वर्ड शुड बी देयर। इसमें क्या क्या हाइलाइट्स हैं ये केस नोट के? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 136, इंटरफेरेंस बाय द सुप्रीम कोर्ट विद द concurrent findings of the facts of the courts below, normally not permissible, special circumstances like error of law, violation of well-established principles of criminal jurisprudence, etc., would be necessary for interference. आर्टिकल 136 के अंतर्गत जो एसएलपी रहता है ना, एसएलपी में जनरली लोअर कोर्ट के फैक्ट, हाई कोर्ट के फैक्ट जनरली डिस्कस सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है, ऐसा इट नॉट परमिशेबल इन सुप्रीम, but special circumstances like error of law, violation of well-established principle of criminal jurisprudence will be necessary for interference. Evidence, circumstances, यहाँ पे मेन फोकस जो है ना circumstances evidence है, nature and proof of conditions precedent for the conviction, evidence act section 3.
evidence, circumstances, evidence, onus of proof, prosecution must prove every link of the chain and complete chain. इधर भी आपका चेन जो है वो ऑफेंस का, वो चेन अगर ब्रेक दिखता है तो वहां पे बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। बस जो लॉयर रहते हैं ना, जो एक्सपर्ट लॉयर, जो रिनाउंड लॉयर रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो चेन कहां ब्रेक है ढूंढते हैं और वो हाईलाइट करते हैं, जो ये केस में किया गया। इन्फॉर्मेटिव ऑफ lacuna in the prosecution cannot be cured by the false defense or plea. Person cannot be convicted on pure moral conviction. False explanation can be used in additional link to fortify the prosecution case subject to satisfaction of certain conditions. Doctrine of proximity. Proximity means near. One chain should be near to another, that is relevant. When direct witness कोई अगर नहीं है तो circumstantial evidence is there, but that circumstantial evidence chain should be in a proper way. So doctrine of proximity, इसलिए doctrine of proximity ये सवाल आ गया तो शरद सारडा का केस ही ख्याल में रखने का, तो फिर वो बुक में से आप वो निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा 1-2-4 बार पढ़ना जरूरी है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉक्सिमिटी, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड लिमिट्स, एक्सप्लेन एडमिसिबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 832 ऑफ द एविडेंस एक्ट। दोस्तों, ट्रायल कोर्ट के प्रैक्टिस में एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, लिमिटेशन एक्ट और अपीलेट कोर्ट में और एक ऐड करता हूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 5-6 लॉ जो रहते हैं ना दोस्तों, ये भगवद गीता है, एक कुरान है, ये बाइबल है। इस साल में एक बार इसका रिवीजन करना ही करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। Murder by administration of poison, circumstances that should be looked into before conviction, Penal Code Act section 300. Evidence, appreciation of evidence of interested witnesses, especially that of the close relatives of the deceased. डिसीज के क्लोज रिलेटिव जो इंटरेस्टेड विटनेसेस रहते हैं ना, वो विटनेसेस उतना उसका वेटेज नहीं रहता सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में भी। तो ड्यूटी ऑफ द कोर्ट एविडेंस एक्ट सेक्शन 3, बेनिफिट ऑफ डाउट, यहाँ पे मेन ये बेनिफिट ऑफ डाउट है। और इसका एक सीक्वेंस, इसका एक मेन प्रिंसिपल ज्यूरिस्प्रूडेंस ऐसा है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में दोस्तों, कि जब एक मकाम पे वो केस पहुंचता है और वो मकाम पे ऐसा लगता है जजेस को कि दिस पर्सन इज इनोसेंट, एंड ऐसा भी लगता है कि दिस पर्सन इज रियली हैज डन द ऑफेंस। तो अगर ये दोनों चीजें लगती है सब देख के कि ये पर्सन इनोसेंट भी है, और दूसरा एक व्यूज दिमाग में आता है ये पर्सन हैज डन, दिस पर्सन हैज डन द ऑफेंस, ऐसे दोनों अगर लगते हैं तो क्रिमिनल जुडिशल बोलता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट शुड बी गिवन एंड दैट पर्सन शुड बी डिक्लेयर्ड एज इनोसेंट। ये केस में हुआ। बेनिफिट ऑफ डाउट व्हेन टू व्यूज आर, तो ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, ये यहां पे दिया है। व्हेन टू व्यूज आर पॉसिबल, वन लीडिंग टू द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड एंड द अदर लीडिंग टू हिज इनोसेंस, one leading to the guilt of the accused and another leading to the innocence, the benefit of doubt should be go to the accused entitling his acquittal. Evidence Act section 101 to 104. बहुत ज्यादा लंबा एक्ट नहीं है एविडेंस एक्ट, कभी हम एविडेंस एक्ट के ऊपर लेंगे नानी पालके वाला शो, तो उसमें एविडेंस एक्ट भी हम देखेंगे वापस। एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 313 of CRPC, the circumstances not put to the accused to explain cannot be considered for the conviction, code of the criminal procedure.
अभी यहाँ पे थोड़ा सा केस का हिस्ट्री आपको थोड़ा बताता हूं जो यहाँ पे दिया है केस नोट में। द एपेलेंट रामेश्वर बिरदीचंद सारडा, रामविलास रामबगास सारडा were accused 1, 2, 3। appellant शरद सारडा, रामेश्वर और रामविलास, ऐसे तीनों were accused respectively in session court number 203, session case number 203 of 1982 on the file of the additional session judge पुणे। पुणे का केस है, पुणे इज माय होम टाउन। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ इसलिए दिल्ली रहता हूँ, लेकिन पुणे इज माय होम टाउन। The appellant and the second accused are the son of the Birdichan of Pune, whose family had a cloth business. In addition, the appellant graduate, appellant जो है मेन शरद सारडा, ये बाकी जो दो है ना, ये दो को हाईकोर्ट ने एक्विटल दे दिया है, लेकिन शरद सारडा को नहीं। यहाँ पे अपीलेंट खाली शरद सारडा ही है, लेकिन शरद सारडा is a graduate in chemical engineering, had started a chemical factory at Bhosri, suburb of Pune. The third accused is uncle of the appellant and second accused. The appellant is the husband of the Manjushri alias Manju, Manjushri Sarda, ये शरद सारडा की wife. So appellant is the husband of Manjushri, while the second accused is the husband of the Anuradha. Prosecution witness 35. Birdichan's family has its residential house at Ravivarpet in Pune. ये एक्चुअली और हमको ये इसके ऊपर सवाल एओआर के एग्जाम में नहीं पूछते हैं, फैक्ट्स के ऊपर नहीं पूछते हैं, फैक्ट्स के ऊपर खाली या, लेकिन गलती से अगर फैक्ट्स के ऊपर सवाल आ गया तो आपको वो बुक्स में से तो फैक्ट्स निकाल के भी अपने ओन लैंग्वेज में यहाँ पे लिखना है। योर ओन लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर राइटिंग द पेपर। मैं फोकस यहाँ पे एओआर के एग्जामिनेशन के एंगल से ही कर रहा हूँ, लेकिन लीगल प्रैक्टिस में भी, रेगुलर प्रैक्टिस में भी, स्पेसिफिकली सेशन कोर्ट के प्रैक्टिस में भी मोर देन 2600 टाइम्स एक केस का रेफरेंस दिए गए हैं और काफी जगह पे इसका फायदा हुआ भी है। ये सब पूरा केस लॉस है, ये हिस्ट्री है, और यहाँ पे अलाउिंग द अपील, अपील अलाउड हुआ है, उसका कन्विक्शन जो क्रिमिनल का तो वो कैंसिल होके उसको एक्विटल दिया गया है। लेकिन उन्होंने जो कुछ पॉइंट कंसीडर किए हैं, जितना समय हमारे पास है उस समय में हम वो पढ़ना चाहते हैं। नॉर्मली कोर्ट क्या बोल रहा है, फजल अली जज, normally the Supreme Court does not interfere with the concurrent finding of the fact of the court below in the absence of very special circumstances or gross error of law committed by the High Court. But where the High Court ignores or overlooks the crime circumstances and true fact, or violates and misapplies the well-established principles of the criminal jurisprudence, or decision rendered by the court on the appreciation of the criminal evidence, and refuse to give the benefit of the doubt to the accused despite fact apparent on the face of the record or on its own finding, or tries to gloss over them without giving any reasonable explanation, or commits error of the law apparent on the face of the record with result in serious and substantial miscarriage of justice to the accused. It is a duty of this court to step in and correct the legality erroneous decision of the High Court. Suspicion, however great is may be, cannot be take place of the legal proof. The moral conviction, however strong and genuine, cannot amount to be legal conviction supportable by law, in law. The well-established rule of the criminal justice is failure the crime, higher the proof. In the instance case, the life and liberty of the subject was at stake. The accused was given a capital sentence. A very careful
caution and meticulous approach necessarily had to be made by the court. The Indian law on the question of the nature and the scope of dying declaration has made in distinct departure from the English law, where only the statement which directly relate to the cause of death are admissible. The second part of clause 1 of section 32, whereas the circumstances of the transaction which resulted in his death is cases in which the cause of that person's death comes into the question is not found in the English law. From the view of the various authorities of the court and the clear language, section 32(1) of Evidence Act, the following propositions emerged. Section 32 is an exception to the rule of hearsay and makes admissible the statement of the person who dies, whether the death is homicide or a suicide, provide the statement related to the cause of death or relate to the circumstances heading to the death. In this respect, Indian Evidence Act, in the view of the peculiar condition of our society and the diverse nature and the character of our people, has thought it necessary to widen the sphere of section 32 to avoid injustice. The test of proximity, ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉक्सिमिटी के ऊपर अगर सवाल आएगा तो you can take this para. The test of proximity cannot be too literally construed and practically reduced to a cut and dried formula of universal application so as to be confined in a straitjacket. Distance of time would depend or vary with the circumstances of each case. For instance, where death is a logical culmination of the continuous drama long in process and is, as it were, a final finale of the story. The statement regarding each step directly connected with the end and the drama would be admissible because of the entire statement would have to be read as the organic whole and not torn from the context. Sometimes statements relevant to or furnishing an immense motive may also be admissible as being a part of the transaction of death. It is manifest that all these statements come to the light only after the death of the deceased who speaks from the death. For instance, where the death takes place within a very short time of the marriage or distance of the time is not spread over more than a 3 to 4 months, statement may be admissible under section 32. The second part of clause 1 of 32 is yet another exceptions to the rule that in criminal law, the evidence of the person who was not being subjected to or given an opportunity of being cross-examined by the accused would be valueless because the place of cross-examination is taken by solemnity and sanctionity of oath for the simple reason that a person on the verge of death is not likely to make a false statement unless there is a strong evidence to show that the statement was secured either by prompting or taunting. Section 32 does not speak of the homicide alone, but includes suicide also. Hence, all the circumstances which may be relevant to prove a case of homicide would be equally relevant to prove a case of suicide. सुसाइड का केस और होमिसाइड केस
ये दोनों का कितना नजदीकी के रिलेशन है, इसका बाइफर्केशन करके प्रॉपरली अगर कोर्ट के सामने रखते हैं तो कितना अच्छा इसका आता है रिजल्ट, ये शरद सारडा का केस हमको बताता है। Where the main evidence consists of statement and letters written by the deceased which are directly connected with related to her death and which revealed a telltale story, the said statement would clearly fall within the four corners of the section 32 and therefore admissible. The distance of the time alone in such cases would not make the statement irrelevant. Or some cases are given here. Hanumant versus state of Madhya Pradesh. और ये पर्टिकुलर जजमेंट ने ये केस ओवर रूल किया है। गोकुल चंद्र चटर्जी वर्सेस टेट, ये जो केस है 1950 का, दिस केस हैज ओवर रूल्ड। और before false explanation can be used additional link, the following essential condition must be satisfied. Various link in the chain of evidence led by the prosecution has to be satisfactorily proved. The said circumstances point to the guilt of the accused of reasonable definiteness and the circumstances in the proximity to time and situation. और क्या क्या दिया है केस नोट में वो देखते हैं, इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम बचा है। It is well settled that where on the evidence of two possibilities are available or open, one which goes in favor of prosecution and other which benefit is accused, the accused is undoubtedly entitled to be the benefit of doubt. कितना एनालिसिस करना पड़ता है ना जजेस लोगों को प्रॉपरली। In the instant case, taking an overall picture on this part of the prosecution case, position seems to be as follows. ये मैं केस नोट ही पढ़ रहा हूँ, ओनली केस नोट आई एम शोइंग। ऐसे बड़े बड़े केस नोट का वो बहुत बड़ा किताब देता है एवार के एग्जाम में, इसमें मैक्सिमम लोग जाते हैं। ड्राफ्टिंग पेपर और ये पेपर, अगर थोड़ा सा आपका केस नोट का स्टडी अच्छा है तो स्कोरिंग सब्जेक्ट भी आपका 60% के आगे मार्क मिलने चाहिए एवार के एग्जामिनेशन को सभी पेपर में एग्रीगेट करके। मिनिमम पासिंग 50 मार्क्स तो है, यानी कि 50 50 50 ऐसे 55 आ जाते हैं, किधर में 50 आ जाता है, किधर में 60 आ जाता है, किधर में 70 75 आ जाता है, एग्रीगेट 60 हो जाते हैं तो पास है। लेकिन सब में अगर 50 50 आ जाते हैं, सपोज 50 55 50 55 ऐसे आते हैं तो भी फेल है, क्योंकि एग्रीगेट 60 नहीं होता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एओआर का एग्जामिनेशन, लेकिन एओआर का एग्जामिनेशन देना ये एक अच्छा लॉयर होने के लिए भी जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि जो एओआर नहीं वो अच्छे लॉयर नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एज अ एडवोकेट यू हैव द राइट टू आर्ग्यू इन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। आप आर्ग्यूइंग काउंसिल बन सकते हैं। आई एम आर्ग्यूइंग काउंसिल इन सुप्रीम कोर्ट। बड़ा मेरे पास 2-3 एओआर है मेरे लॉ फर्म में, वो कुछ बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, और नए नए जो एओआर बने हैं वो भी अच्छा नॉलेज रखते हैं। और ये भी एक लास्ट जो है कॉन्करिंग जो जजमेंट है मुखर्जी जज का, ये भी एक पैरा जो है ये पढ़ने जैसा है। तो ये आज का हमारा यहाँ पे हुआ। मैं ये 10 पेजेस से ही आपको शेयर करूंगा जो केस नोट का है। पूरा जजमेंट आप फिर नेट से निकाल के 111 पेज का जजमेंट देख सकते हैं। ये ऐसे 64 केसेस है, कोई 1000 पेज का है, कोई ऐसा है, इसके ऊपर वो एक पैरा पे। कभी मौका मिला वापस सीनियर लॉयर या रिटायर्ड जज अगर अवेलेबल नहीं रहे टाइम पे तो शो मस्ट गो ऑन, तो ये करेंगे। और अगला जो हमारा वेडनेसडे को एपिसोड होगा वो हम एक अलग लॉ पे लेंगे, कॉर्पोरेट लॉ पे ही लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली कॉर्पोरेट लॉ, मैं क्रिमिनल में भी इंटरेस्ट रखता हूँ, कॉर्पोरेट भी लगता हूँ, सब में इंटरेस्ट रखता हूँ। आर्म फोर्सेस
आर्म फोर्सेस के मैटर में भी इंटरेस्ट रखता हूँ, सर्विस मैटर्स भी काफी आते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हर केसेस में हम इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए आपको अलग अलग वैरायटी बताते रहना, ये मेरा यहाँ का ये नानी पालकी वाला शो का काम है, मेनली ज्यादा वैरायटी देना। और ये सब डाउनलोड करके आप एक फोल्डर में संग्रह करते रहिए, जब भी आपको रिलेवेंस आएगा वापस निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, वीडियो प्ले कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसमें और डिप में जा सकते हैं। खाली पर्सनल कंसल्टेंसी, पर्सनल लेवल पे डिस्कशन करने के लिए मुझे समय नहीं मिलता है, बिकॉज दी हेक्टिक प्रैक्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसलिए पर्सनल लेवल पे कृपा करके खाली अगर सुप्रीम कोर्ट का मैटर है तो ही मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज आपका जो है वो आप स्टडी मटेरियल से ही स्टडी कर लेना। यही आपके और मेरे दोनों का टाइम बचाने का एक सोर्स है, इतना बोलता हूँ। अगला जो एपिसोड होगा वो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के ऊपर होगा। अगले एपिसोड में आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट भी हम देखेंगे, उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के लॉज देखेंगे, और एक सीनियर लॉयर के साथ हम आपको मिलवाएंगे। अगर बाय चांस सीनियर लॉयर नहीं अवेलेबल है, रिटायर्ड जज अवेलेबल नहीं, कोई प्रॉब्लम है, तो हम एक वापस एवार का लीडिंग केस लेंगे, जो एक अलग लीगल एक्यूरेंसी जो है वो आपका इंक्रीज करेगा, ऐसा है। तो टाइम समाप्त हो रहा है हमारा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ पे जुड़ने के लिए और नानी पालकी वाला को रिस्पॉन्स देने के लिए। आज मैंने काफी ग्रुप के ऊपर रिमाइंडर नहीं डाला, इसलिए शायद थोड़ा सा संख्या कम था, लेकिन तो भी इतने ड्राई सब्जेक्ट में भी आप चारों लोग और काफी लोग यूट्यूब पे इसको मिलते हैं, और काफी लोग जुड़े थे, लेकिन एंड में थोड़े से निकल जाते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम में ऐसा ही होता है, लेकिन अगर पेड प्रोग्राम रहेगा तो फिर लोग छोड़ के नहीं जाते हैं। लेकिन ये नानी पालकी वाला मेरे गुरु के नाम पे ऊपर हमने ये प्रोग्राम रखा है, इसलिए इसका ना आज पेड है, ना फ्यूचर में हम कभी इसको पेड रखेंगे। ये प्रोग्राम हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखेंगे। पेड प्रोग्राम करना है तो हम कोई अलग प्रोग्राम पेड करेंगे, प्रोफेशनली पेड प्रोग्राम हम अलग कर सकते हैं, लेकिन नानी पालकी वाला ये प्रोग्राम आपको ऑलवेज फ्री मिलेगा। आप आखिरी तक बैठो या ना बैठो, आखिरी तक बैठेंगे तो आपका फायदा उसमें है। अभी विशाल है, राजेश है, द्वारकादास जी लड्डा है, या आखिरी तक बैठे हैं, तो उसका एक अलग फायदा 100% ही मिलता है, एक अलग पॉइंट भी मिलता है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस नानी पालकी वाला Wednesday Law Club. See you in next episode with Arbitration and Conciliation Act and some cases, leading cases of that Act of Supreme Court. We will see the law and its practical application simultaneously, and we will enjoy that day after day. Thank you very much.